हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट सेक्शन से भी। अब ये हम किस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी सेक्शन में, ये क्योंकि क्वेश्चन GS 1 में पूछा गया है, जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 में। लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से टॉपिक से भी है? एनवायरनमेंट टॉपिक से भी। एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है उसमें भी इंपॉर्टेंट है GS 3 के में। तो दोनों ही जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो आज आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है। आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आंसर एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से रिलेटेड। सो इन पॉइंट्स को गाइज अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी PDFs का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की PDFs है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं उसकी PDFs है। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा GS का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस बैच में आपको GS 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस बैच में आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन गाइस जैसे मैंने आपको बताया GS 1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन UPSC ने 2020 में पूछा था। तो जब हम बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि जो हिमालयास पे जो हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं वो जैसे जैसे पिघल रहे हैं, जैसे जैसे वो मेल्ट हो रहे हैं तो उसका क्या ऐसा प्रभाव पड़ेगा वाटर रिसोर्स पे, जो हमारे पानी के जल के संसाधन हैं इंडिया में, ठीक है, भारत के, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें वो प्रभाव के बारे में बात करनी है। बेसिकली हमें क्या बताना है कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो टेम्परेचर राइज होने का इफेक्ट क्या आ रहा है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। वो ग्लेशियर्स जो कि ऑल थ्रू आउट द ईयर जो रिवर्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इंडिया के बहुत सारे एरियाज को वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो
ये जो है ग्लेशियर्स हैं, अब जब यही मेल्ट हो जाएंगे तो हमें वो वाटर किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, किस तरीके से लाइवलीहुड सफ़र कर सकती है, हमें वो बताना है, राइट। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। A report on climate change has warned that even if global warming is held at 1.5 degrees Celsius, we will still lose one third of the glaciers in the Hindu Kush Himalayan region। मतलब कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जिसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि जैसे अभी हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर राइज से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि बेशक से अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम भी कर दिया जाए, क्लाइमेट चेंज को मतलब क्लाइमेट को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर लें, अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर लें, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, हम अगर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे भी ले आते हैं, जिस पे आज के टाइम पे लाने के लिए बात चल रही है, प्रयास किया जा रहा है, अगर हम उस पे भी लेके आते हैं, उसके बावजूद भी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, मतलब हिंदू कुश हिमालयन रीजन के जो हिंदू कुश हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो एक तिहाई भाग, वन थर्ड वो ग्लेशियर्स हम तब भी खो देंगे, उसकी हमें हानि तब भी होगी ही होगी। दिस रीजन इज द होम टू द सोर्सेज ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट सस्टेन क्लोज टू 2 बिलियन पीपल इन द रीजन। अब ये जो रीजन है या ये जो जैसे इस रीजन पे जो ग्लेशियर्स हमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, उनसे क्या होता है, वहाँ से हम बहुत सारी रिवर्स को पानी मिलता है। अब वो रिवर्स पे उन रिवर्स को हम क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर्स। अब उन रिवर्स में एक मतलब क्या है, वो सोर्स ऑफ वाटर है उन रिवर्स के लिए, उन रिवर्स को वहाँ से पानी मिलता है, वहाँ से पानी मिलता है तो वो रिवर फ्लो होके हमारे कंट्री की बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को वाटर प्रोवाइड करवाती है। तो वो कितने लोगों को सस्टेन करती है, लगभग 2 बिलियन पीपल, 2 अरब लोगों को, उनकी ज़िंदगी को, उनके लाइवलीहुड को बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि वो उनको वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, पानी देती है उनको। तो अभी ये मेल्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उनकी लाइवलीहुड पे, उनके सस्टेनेंस पे, राइट। इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज पे अब जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो उनका क्या क्या इम्पैक्ट है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की, कि शॉर्ट टर्म पे मतलब क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, कि भाई अभी हाल फिलहाल एक ही दम से क्या क्या हमें प्रभाव देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज फ्लड्स। द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द शॉर्ट टर्म विल लीड टू इंक्रीज रिवर फ्लोज कॉजिंग फ्लड्स। शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं, कि एक ही दम से, मान लो अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो एक ही दम से हमें उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या है, हम बाढ़ की बात करें, फ्लड्स की। अब क्या होगा, ग्लेशियर से जैसे हमें पता है ग्लेशियर्स हमें क्या देते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। तो अब वो जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ज़्यादा पानी रिवर्स में चला जाएगा। अब रिवर्स में ज़्यादा पानी जाएगा, फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या आ जाएगी, रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी। रिवर ओवरफ्लो होगी तो फ्लड्स आएंगे, बाढ़ हमें देखने को मिलेगी, और बाढ़ आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, वहाँ के लोगों की, जो उस रिवर के बिसाइड्स लोग रह रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उनकी लाइफ जा सकती है। वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे के सारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो है एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, कि एकदम से क्या हो जाएगा, वाटर रिवर में वाटर बढ़ने की वजह से, उसका फ्लो बढ़ने की वजह से वो फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, हिमनद झील का विस्फोट। As glaciers retreat, lakes are commonly formed behind the newly exposed terminal moraine. The rapid accumulation of water in these lakes can lead to a sudden breach of the moraine dams, causing glacial lake outburst. अब क्या होगा, जैसे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो ग्लेशियर जैसे जैसे थोड़ा सा मेल्ट हो के क्या होगा, वो ना पीछे हटते चले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। अब जैसे वो पीछे हटेंगे क्योंकि वो टूटने भी शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे लेक्स फॉर्म होने लग जाएंगे और हमें मोरेन देखने को मिलेगी।
ये क्या है, ये ज्योग्राफी की ही टर्म्स है। टर्मिनल मोरेन, लेटरल मोरेन, मीडियम मोरेन, टर्मिनल मोरेन। तो टर्मिनल मोरेन पे क्या मिलेगी, वो एक्सपोज हो जाएगा और वहाँ पे हमें क्या, बहुत सारे लेक्स फॉर्म हो जाएंगे। अब जब वो लेक्स फॉर्म होंगे, बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म होंगे, तो जो वहाँ पे जो मोरेन डैम्स हैं वो टूट सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एकदम से ग्लेशियल जो लेक्स बने हैं उनका आउटबर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएंगे। वो फटने की वजह से क्या होगा, वही हमें वापस से वो फ्लड एंड ऑल की स्थिति देखने को मिलेगी, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्पेस पे, मतलब इतना एक नॉर्मल फ्लड से जितनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उससे कहीं गुना ज़्यादा लेक आउटबर्स्ट से लोगों की लाइफ, जान जाने का खतरा है, लोगों की लाइफ खतरे में आ जाएगी, और प्रॉपर्टी आएगी वो अलग है, उसको डैमेज होगा, राइट। तो ये हमने क्या बात की, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की, कि जो बहुत सडन हो जाएंगे। फिर हम बात करें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की, कि आगे जाके लॉन्ग टर्म पे उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट इज डिक्रीज इन रिवर फ्लोज, कि जो रिवर का फ्लो है, नदी का प्रवाह है पानी का, वो कम हो जाएगा। The glaciers regulate the flow of rivers during the non-monsoon months. With the glaciers receding, the flow of rivers will decrease, harming the marine ecosystem. अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम जानते भी हैं कि ग्लेशियर्स क्या करते हैं, रिवर्स को एक मतलब पानी प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ वाटर रिवर्स के लिए वहाँ की क्या होता है, ये ग्लेशियर्स होते हैं। तो जो या तो उनको बारिश से पानी मिलता है, जब बारिश नहीं होती, जब मानसून मंथ नहीं होता, उस टाइम पे ये ग्लेशियर से ही उन रिवर्स को पानी मिलता है, इसीलिए ही, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर वो रिवर्स में पानी उनको मिलता है, इसीलिए उनको पेरेनियल रिवर्स बोला जाता है। तो जब अब ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पीछे हटते चले जाएंगे, मेल्ट होते चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, एक बार तो सडनली, तो जो हम बात करें शॉर्ट टर्म में, सडन तो हमें क्या मिलेगा, फ्लड देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब वो ग्लेशियर मेल्ट ही हो गया, तो अब क्या उससे पानी आएगा दोबारा, नहीं आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, रिवर का जो फ्लो है, रिवर को जो मॉनसून मंथ्स में तो रेन से मिल जाएगा उस नदी को पानी, लेकिन जो नॉन मॉनसून मंथ्स हैं उसमें इन ग्लेशियर से उसको पानी नहीं मिल पाएगा, तो वो रिवर में जो फ्लो है, अब पानी का जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा। वो कम होने की वजह से जो मरीन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हार्म पहुँचेगा उसको। तो ये हमें एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरी हम बात करें, डिक्रीज इन वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। वही बात है, सारा इंटरकनेक्टेड है। क्या चीज़ है, अब ग्लेशियर मेल्ट हुआ, अब इसको हम यहाँ पे ना एक सर्कुलर या एक फ्लो चार्ट के उससे भी फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं। कैसे, कि क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ठीक है, टेम्परेचर राइज हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हुए। ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद क्या होगा, कि सडन, अब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद सडन फ्लड्स आ जाएगा। अब फ्लड आने की वजह से उसके बाद जब नॉन मॉनसून मंथ्स में रिवर को ज़रूरत होगी पानी की, तो उस टाइम पे वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं, जैसे हमने बात की थी, वो लोगों की लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लोगों की लाइवलीहुड हार्म होगी। कैसे, कि जो उनको उन रिवर से पानी मिल रहा था अपने पर्पजेज़ के लिए, जैसे ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए उनको मिल रहा था पानी पीने के लिए, उनके डोमेस्टिक जो भी काम होते थे उसमें उनको पानी का यूसेज होता था, वो उन रिवर से प्रोवाइड होता था। लेकिन अब ग्लेशियर्स ही मेल्ट हो गए हैं, हो चुके हैं पहले, अब उन रिवर से, उन ग्लेशियर से उन रिवर्स को पानी नहीं मिल रहा, तो उन रिवर के माध्यम से क्या है, लोगों को भी पानी नहीं मिल रहा पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है उनको पानी नहीं मिल रहा प्रॉपरली, ताकि अब उनको पानी नहीं मिल रहा तो इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। और जब इंडस्ट्रीज़ रुक जाएंगी, तो अब इसको इसी को कनेक्ट करना है, इंडस्ट्रीज़ रुक जाएंगी तो क्या होगा, उनका जब काम ही नहीं चलेगा प्रॉपर तरीके से, तो जो उन्होंने लोग रखे हुए हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे,
उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी नहीं मिल पाएगी। जब उनको सैलरी नहीं मिल पाएगी तो वहाँ के लोग अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे, अपनी फैमिली को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू इकोनॉमिक डिटीरियोरेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, पहली चीज़। ठीक है, अब वाटर जो इरिगेशन पर्पजेस के लिए जो पानी यूज़ किया जाता था वो भी पानी यूज़ उसकी भी सॉरी उसके लिए भी पानी कम मिल रहा है इरिगेशन पर्पजेस के लिए। अब जब इरिगेशन पर्पजेस के लिए पानी कम मिलेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि एग्रीकल्चर के लिए जो क्रॉप्स ग्रो हुई हैं, अब क्या है, जैसे हमें रेनफॉल पैटर्न भी देखने को मिलता है कि भाई बहुत ज़्यादा ना अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो पैटर्न चेंज होता जा रहा है। तो अब उनको जो इरिगेशन के लिए अपनी क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए टाइमली जो वाटर वो रिवर से लिया करते थे, नदी से पानी लेते थे, अब वो भी उनको कम मिलेगा पानी। अब पानी कम मिलेगा तो क्रॉप्स को जितनी पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, क्रॉप्स फेल हो सकती हैं, क्रॉप्स खराब हो सकती हैं। और क्रॉप्स खराब होंगी तो उससे पहली चीज़ क्या होगी, फार्मर का लॉस होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। ठीक है, अब फार्मर का लॉस होगा तो फार्मर किस में फंस जाएगा, फार्मर को के लॉस से जो अगर उसने लोन वगैरह लिए हुए हैं या वो अपनी फैमिली को सस्टेन नहीं कर पाएगा उसके लिए उसको लोन लेने पड़ेंगे, तो वो एक डेट ट्रैप की साइकिल में फंस सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे फार्मर में, क्योंकि हमारी ज़्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है तो वो बिल्कुल कम मतलब खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर हो जाएगी, अल्टीमेटली इकोनॉमी डिटीरियोरेट होगी। सेकेंडली जो हमने बात की कि फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी कि फूड सिक्योरिटी नहीं होगी क्योंकि क्रॉप्स फेल हो गई हैं। तो क्या होगा, अब खाना कम है, फूड ग्रेन्स कम होंगे, लेकिन खाने वाले लोग क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो खाने वाले लोग ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पहले ही पैसे नहीं, अब वो जैसे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, उनके पास पहले ही कम पैसे हैं। अब उनमें को अगर इतना ज़्यादा प्राइस पे लेना पड़ेगा तो उनके तो और ज़्यादा वो कम परचेज कर पाएंगे, तो हमें हंगर भी ज़्यादा परसिस्ट हो जाएगी हमारी कंट्री में। तो इसीलिए देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको एक पूरे फ्लो चार्ट से समझा सकते हैं, हमारा पूरा आंसर इतना अट्रैक्टिव लगेगा उससे, राइट। नेक्स्ट इज कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर, कि नदी के पानी का संदूषण। Continuous flow of water in the river dilutes the contaminants and checks water pollution, but decreased water flow due to glacial melt in the long term will lead to increased concentration of contaminants and so water pollution in the Indo-Gangetic plains. अब क्या होता है, जब पानी चलता रहता है तो वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो कंटामिनेंट्स हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो भी पास ऑफ होते जाते हैं, तो वो ना भरता नहीं है, वो पोल्यूट नहीं होता पानी इतना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए कुछ कंटामिनेंट्स हैं तो वो चलते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब वाटर का फ्लो ही कम हो जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से वाटर का फ्लो कम हो जाएगा, तो वाटर इतना ज़्यादा चल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे जो कंटामिनेंट्स आ रहे हैं वो वहीं पे जमते चले जाएंगे, वाटर पोल्यूट होता चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब वहाँ पे अगर लोग उसको यूज़ करेंगे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पे जो वाटर होंगे, रिवर्स होंगे, वो क्या हो जाएंगी, पल्यूटेड हो जाएंगी। अब वो पल्यूटेड होंगी तो लोग उस वाटर को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वो उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल डिज़ास्ट्रस होगा। और दूसरी तरफ अगर कोई और स्पीशीज़, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, या फिर वो पानी अगर एग्रीकल्चर में ही क्रॉप्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा तो उसमें भी वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, हार्मफुल होगा उनके लिए भी, सभी के लिए, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। Decreased flow of water in the river will prompt the people to extract groundwater for drinking, irrigation and other purposes. Obvious सी बात है, अब जो पानी हम रिवर से ले रहे थे, मान लीजिए अब रिवर से जो पानी मिल रहा था, अब रिवर का फ्लो कम हो गया, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से रिवर में इतना पानी नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, पानी की अपनी समस्या को दूर करने के लिए, अपनी वाटर की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्राउंड वाटर लेने लग जाएंगे, हम धरती के नीचे से पानी निकालने लग जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका यूसेज करेंगे, तो जो वाटर टेबल है
वो कम होती चली जाएगी और हमें ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो हमें आज के टाइम पे देखने को मिल भी रही है। ठीक है, तो ये थे गाइज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स। सो हमने क्या बात की कि कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उससे लेकिन क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को और पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचेगा और पहुँच भी रहा है। तो इसको बहुत जल्दी से हमें क्लाइमेट चेंज को कर्ब करने की ज़रूरत है, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, द टेक्नोलॉजी इफ यूज्ड wisely can help decrease the negative impact of the melting glaciers. The focus should be on the conservation of resources, emphasizing on the judicious use of water, reducing wastage and recycling. तो अगर हम जो टेक्नोलॉजी आज साइंस और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, तो अगर हम एक प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे कि हम ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकें, तो हम ये काम कर सकते हैं। हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है और हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है कि जो रिसोर्सेज है हम उनको प्रॉपर तरीके से संरक्षित करें, कंजर्व करें। जैसे कि पानी को हम देख के इस्तेमाल करें, उसका वेस्टेज ना करें, ठीक है, हम उसको रिसाइकल करें। तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम इस प्रॉब्लम से निपट सकें, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।